इसलिए विभिन्न वीडियो लेक्चर्स के द्वारा मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन का अर्थ, महत्व, प्रक्रिया, प्रभावी संचार के सिद्धांत एवं संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं, जिसको हम भ्रमित संचार के नाम से, मिस कम्युनिकेशन के नाम से भी पुकारते हैं, के बारे में पढ़ाया था। संचार की विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, ओरल और रिटन। आज अपन चर्चा करेंगे राइटिंग स्किल। रिटन कम्युनिकेशन जो किया जाता है, इसके लिए हमें प्रॉपर लेखन दक्षता की आवश्यकता होती है। लिखित संचार के अपने महत्व हैं, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा है कि लिखित संचार के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहता है, ये लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है, ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। विभिन्न प्रकार के फ़ायदे आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। जब हम लिखित संचार करते हैं तो लिखित संचार पत्र के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से, जिसको हम मीमो शॉर्ट रूप में बोलते हैं, जो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। इंटरनल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत या अधिकारी से अधीनस्थ के बीच में जब संस्था के भीतर कम्युनिकेशन होता है तो मीमो के माध्यम से ऐसा कम्युनिकेशन किया जाता है, मेमोरेंडम के माध्यम से ऐसा कम्युनिकेशन किया जाता है। रिपोर्ट्स इत्यादि, पत्र, मीमो और रिपोर्ट्स इत्यादि के रूप में हमें लिखित में संचार करने की आवश्यकता होती है। लिखित संचार बेहतर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि लेखन कला की हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें राइटिंग स्किल के बारे में, आवश्यक नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल के लिए विभिन्न चरण बतलाए गए हैं। लेखन दक्षता के जो स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप आता है नियोजन। जब हम लिखित में संचार कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये योजना बनाना आवश्यक है कि संचार का उद्देश्य क्या है, क्यों संचार किया जा रहा है। What we want to communicate, हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। Why we want to communicate, हम क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जब तक what and why के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाएंगे तब तक हम संचार का स्वरूप तय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, पर संचार करने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अनुरूप संदेश को तैयार किया जाता है। जब उद्देश्य तय कर लिया तत्पश्चात विचारों का चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ थॉट्स। कि अब हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी सूचनाएं, कौन कौन से विचार हमें इस पत्र व्यवहार के माध्यम से या रिपोर्ट के द्वारा या नियमों के अंतर्गत करनी है। विचारों का चुनाव करने के पश्चात हमें एक महत्वपूर्ण बात के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, वो है ऑडियंस। हमारा श्रोता कौन है। श्रोता जो है उसका शैक्षणिक स्तर किस प्रकार का है, उसका बैकग्राउंड किस प्रकार का है, उसका सोच किस प्रकार का है। जब तक हम उसकी परसेप्शन के बारे में, जब तक हम उसकी सोच के बारे में, जब तक हम उसकी कल्चर के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम उसे प्रॉपर तरीके से सूचनाएं संप्रेषित नहीं कर पाएंगे, संचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है, ऑडियंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस एनालिसिस, श्रोता विश्लेषण किया जाना भी जरूरी है। तत्पश्चात हम संदेश तैयार करते हैं और संदेश को सुव्यवस्थित करके प्राप्त करने के लिए हम पर्याप्त सूचनाएं एवं तथ्य, आंकड़े वगैरह इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो प्लानिंग फेज़ के अंतर्गत हमें ये कार्य करना पड़ेगा। जब हम कोई भी कार्य लिखने का कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग के अंतर्गत इन सब बातों का कि पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ थॉट्स क्या हमारे क्या हैं, ऑडियंस हमारा कौन है, मैसेज किस प्रकार का हम देना चाह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें
हमारे ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें इसके अंतर्गत करनी पड़ेगी। तत्पश्चात जब नियोजन कर लिया था, तत्पश्चात हमें लेखन का प्रथम प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। देखिए, अभी हमने केवल प्लानिंग की है। प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एक रफ ड्राफ्ट, जिसको हम फर्स्ट ड्राफ्ट के नाम से पुकार रहे हैं, वो हम तैयार करेंगे। फर्स्ट ड्राफ्ट के अंतर्गत हम शब्दों को कागज़ में उतारने का कार्य करते हैं, जिसको हम लेखन के नाम से पुकारते हैं। विचारों को शब्द रूप देना, वाक्यों तथा पैराग्राफ का निर्माण आदि दक्ष लेखन के भाग होते हैं। यह विचार इस प्रकार के विचार को तथ्यों, आंकड़ों सहित एक स्थान पर इकट्ठा कर लेना चाहिए। प्रथम प्रारूप को दो तरीके से लिखा जाता है, एक है लीनियर स्टाइल और दूसरी है सर्कुलर स्टाइल। रेखीय शैली के अंतर्गत हम सभी तथ्यों को सीक्वेंस वाइज हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। जो हमें सूचना देनी, जो तथ्य हमें देने, उनको सीक्वेंस के अंतर्गत हम लिखेंगे। दूसरी जो शैली है वो है चक्रीय शैली, सर्कुलर स्टाइल। सर्कुलर स्टाइल के अंतर्गत सभी तथ्यों को, सभी सूचनाओं को एक साथ लिख दिया जाता है। इस प्रकार क्या लिखा जाना है, इसे कागज़ में उतार लेना ही हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होता है। देन फर्स्ट ड्राफ्ट करने के पश्चात हमें तीसरा कार्य करना पड़ता है, रिवीजन, संशोधन। जो हमने लिखा है अब उसको हम वापस पढ़ेंगे। जब हम वापस पढ़ेंगे और हमने प्लानिंग के अंतर्गत जिन बातों को तय किया था उसको दृष्टिगत रखते हुए हम वापस पढ़ेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ छूट गई है या कुछ अनावश्यक बातें, अनावश्यक शब्दों का हमने प्रयोग कर लिया है। तो संशोधन के अंतर्गत जब दोबारा पढ़कर उसमें संशोधन किया जाता है, अनावश्यक सूचनाओं को काट दिया जाता है तथा प्रथम प्रारूप में अगर कोई तथ्य सूचना लिखने से रह गई है तो उन्हें यथास्थान जोड़ा जाता है। संदेश के उद्देश्य, विषय वस्तु, लेखन शब्दों की समीक्षा भी इसके अंतर्गत करनी चाहिए। व्याकरण, विराम चिन्हों तथा वाक्यों की बनावट पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि हम जो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं या जो हम मीमो तैयार कर रहे हैं, वो हमारा इफ़ेक्टिव हो पाए और वो हमारा पर्पस सॉल्व कर पाए, जिस पर्पस से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। संशोधन की प्रक्रिया को हम पुनर्लेखन की प्रक्रिया के नाम से भी पुकार सकते हैं। संशोधन जब किया जाता है तो मर्फी, हिल्डब्रांड और थॉमस ने इस संदर्भ में लिखा है कि सही योजना का चुनाव, लेखन की पर्याप्त सामग्री तथा प्रभावपूर्ण बनाने के सारे गुण, जिन्हें हम 7 C's प्रिंसिपल के नाम से पुकारते हैं, को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वाक्यों की रचना में विविधता का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि श्रोता उससे आकर्षित हो सके, श्रोता उसको पढ़ सके और पढ़ के उसका सही ढंग से मतलब निकाल सके। तत्पश्चात रिवीजन के पश्चात हम एडिटिंग का कार्य करते हैं, संपादन। चौथा और यह अंतिम चरण होता है। इसके अंतर्गत वाक्य संरचना, उच्चारण एवं व्याकरण आदि में सुधार करना चाहिए। संपादन लेखन कुशलता का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण ये संपादन का होता है, क्योंकि लेखन में अगर कोई त्रुटि रह गई तो कभी कभी संचार का अर्थ ही बदल जाता है। और लिखे हुए को इस दृष्टि से देखना कि यदि यही प्रारूप में प्रेषित किया जाए तो क्या इसका गलत प्रभाव तो प्राप्तकर्ता पर नहीं पड़ेगा। जिस उद्देश्य के लिए हम संचार कर रहे हैं वो उद्देश्य को ये फुलफिल कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। तो इस आधार पर हम यहाँ पर संपादन का कार्य करते हैं। संपादन का कार्य करते हमारा मैसेज तैयार हो गया, जो हम लिखना चाह रहे हैं वो हमारी चीज़ तैयार हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसे प्रेषित करना पड़ता है। एक प्रभावशाली लेखन के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं गाइडलाइंस ऑफ इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल। कि इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने होंगे। जब हम
लेखन का कार्य करें तो हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना जरूरी है। वाई टू राइट, हम क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ राइटिंग, हमारा पत्र व्यवहार करने का या रिपोर्ट राइटिंग का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्लियर होगा, आगे का उसका जो ड्राफ्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, मजबून उसका पत्र का प्रॉपर तरीके से बन पाएगा। होम टू राइट, किसको लिख रहे हैं, मतलब हमारा श्रोता कौन है, श्रोता का स्तर किस प्रकार का है, श्रोता की नेचर किस प्रकार की है, उसका परसेप्शन किस प्रकार का है, इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करके ही हमारा राइटिंग का कार्य करना चाहिए। व्हाट टू राइट, हमें क्या लिखना है, कौन सी सूचना संप्रेषित करनी है। तत्पश्चात वेयर एंड व्हेन टू राइट, कहाँ और कब लिखें, जो सूचना हम देना चाह रहे हैं उसको किस जगह पर लिखें, कैसे लिखें, और फिर लिखने का हमारा माध्यम क्या रहेगा। क्या पत्र व्यवहार के माध्यम से हम लेखन कर रहे हैं, रिपोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं, मीमो के माध्यम से कर रहे हैं, या किसी नोट के माध्यम से हम ये सूचना संप्रेषित कर रहे हैं, तो हमें मीडियम भी यहाँ पर मीडियम ऑफ राइटिंग भी हमें तय करना पड़ेगा। प्राय लेखन करते समय इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए कि हम यथासंभव हो सके तो लघु शब्दों का प्रयोग करें। लघु शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वाक्य बहुत बड़ा नहीं बनेगा, संदेश लंबा नहीं होगा और संदेश भी प्रभावशाली हो पाएगा। इसलिए वी शुड यूज़ एब्रिविएशंस ज़रूरी है, हमें एब्रिविएशन को यूज़ करना चाहिए, लघु शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। लेखन के विषय के अनुसार उसके अनुकूल हो, लेखन जो हमारा विषय है उसके अनुसार होना चाहिए और उसके अनुकूल होना चाहिए। किस विषय को क्यों हमारा उद्देश्य क्या है उसके अकॉर्डिंग लेखन हो। ऐसा नहीं कि उद्देश्य तो हमारा कोई पर्पस तो दूसरा था, संचार करने का पर्पस दूसरा था, किंतु हम बात कुछ अलग लिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखा जाए, जब लेखन का कार्य किया जा रहा है तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, लेखन विषय के अनुरूप ही होना चाहिए। शुड बी ब्रीफ, राइटिंग शुड बी ब्रीफ, संक्षिप्त हो। बहुत लंबा संदेश व्यक्ति नहीं पढ़ता है, वो इतना प्रभावशाली नहीं रहता है, इसलिए यथासंभव हो सके तो हमें संक्षेप में ही लिखने का कार्य करना चाहिए, संक्षेप में ही सूचनाओं को संप्रेषित करना चाहिए। राइटिंग शुड बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक हो। हम अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग कर लें, हम ऐसी बातों को लिख दें जो व्यवहारिक नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन राइटिंग, प्रबल शब्दों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे मान लीजिएगा हम कहते हैं अल्टा वायरस। अब अल्टा वायरस की बजाय हम यूज करें बियॉन्ड वंस ऑथोरिटी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाइस वर्सा की वजह हम यूज करें कन्वर्सली के रूप में हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब कुछ जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं उनको राइटिंग के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। डोंट यूज़ अनवांटेड वर्ड्स इन राइटिंग, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने से बचें, अनावश्यक शब्दों को, क्योंकि अनावश्यक शब्द अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे, अनावश्यक शब्द कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। इसलिए वी शुड अवॉइड अनवांटेड वर्ड्स। डोंट मेक बिग पैराग्राफ। देखिए राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे पैराग्राफ के अंतर्गत हमारी बात को लिखें और सीक्वेंस के आधार पर हम हमारी बात को लिखें तो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। जब हम राइटिंग का कार्य कर रहे हैं, हम लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टेशनरी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाह्य पक्षकार के साथ में, आउटसाइडर के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं तो स्टेशनरी भी हमारी संस्था की गुडविल को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। संस्था की गुडविल को मद्देनजर रखते हुए स्टेशनरी की क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। और वी शुड यूज 7 C's प्रिंसिपल्स। प्रभावी संचार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें 7 C प्रिंसिपल्स को यूज करना चाहिए। 7 C प्रिंसिपल्स को हम जब यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संचार बेहतर होगा,
7 C's के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रभावी संचार के सिद्धांत के अंतर्गत एक्सप्लेन किया था। तो ये था लेखन दक्षता की आवश्यक बातें, गाइडलाइंस फॉर द इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। थैंक्स।